नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं निधि श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ 27 नवंबर का दिन भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार बन गया है। ये अभूतपूर्व क्षण है, विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों की आहट है, भारत की प्रगति और उन्नति का दर्पण है। गुरुवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के नए और अत्याधुनिक इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसी के साथ पीएम ने स्काई रूट के प्रथम कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण भी किया। आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इंफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा का भी स्मरण किया, जो सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुई थी। रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ले जाने से लेकर दुनिया भर के रॉकेट लॉन्च करने तक का सफर, दशकों से चली आ रही यात्रा को एक नई उड़ान देने तक भारत ने संकल्प की शक्ति को साबित किया है, जो आज नवाचार, उद्यमशीलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। पीएम ने जिस विक्रम-1 रॉकेट को दुनिया के सामने रखा है, वो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटिकल रॉकेट है, जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। आइए जान लेते हैं पीएम द्वारा उद्घाटित विक्रम-1 और इंफिनिटी कैंपस की क्या है खासियत और ये भारत के लिए क्यों है खास। विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटिकल रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई 7 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। ये अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। इसमें उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में ले जाने की क्षमता है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इंफिनिटी कैंपस लगभग 2 लाख वर्ग फीट के विशाल कार्यक्षेत्र में फैला हुआ है। इसे बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। इस सुविधा में प्रति माह एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। ये दोनों ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। स्काई रूट का इंफिनिटी कैंपस नवाचार और विनिर्माण का एक केंद्र बनेगा और भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी बनेगा। और अब खबर प्रदेश से। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य मूर्ति स्थापना और गुफा मंदिर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय परंपरा, संतों की विरासत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने फाजिल नगर का नाम बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भी बात कही। एक रिपोर्ट। 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति की स्थापना और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य मूर्ति और 100 दिन में निर्मित गुफा मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रसन्न सागर महाराज ने मुख्यमंत्री को लौंग की माला पहनाई और कमंडल उपहार स्वरूप दिया। इस दौरान उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे फाजिल नगर से बाबा नगरी के रूप में नामकरण करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम मिसेस शर्मा, आपने सुना क्या? क्या सुना? क्या हुआ? Tell me. NetMeds is giving medicines at the lowest prices ever. Yes, that's true. Save 24% on medicines. Use code EXTRA10. Hurry. Shop now. बात करें बिहार की, तो बिहार में नई सरकार के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। 1200 से ज्यादा अपराधियों की सूची तैयार है और 400 की संपत्ति जब्त की जाएगी। बुलडोजर एक्शन तेज है, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रेमो स्क्वाड भी सक्रिय किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही आबो हवा बदल चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के जो फैसले ले रहे हैं, वो सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो इस बात की तस्दीक है कि अब बिहार बदलाव की राह पर निकल चुका है। बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बुलडोजर एक्शन उसी अंदाज में नजर आ रहा है जैसे यूपी में अपराधियों पर होता है। बिहार में अब उन अपराधियों पर कड़ा एक्शन शुरू हो गया है जिन्होंने अवैध कारोबार से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। बिहार में करीब 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 1200 से 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। अपराधियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष ऐलान किया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत स्कूल और कॉलेजों के बाहर विशेष निगरानी की जाएगी। इसके लिए महिला पुलिस कर्मियों को 2000 स्कूटी उपलब्ध कराई जाएंगी। एनडीए ने बिहार चुनाव में जिस सुरक्षा व्यवस्था और जंगल राज को मुद्दा बनाया था, सबसे पहले उसी पर ताबड़तोड़ एक्शन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में हो रहा है। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, उसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी, तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर बिहार में अब अपराधियों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। डीजीपी ने बताया कि 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, सबूत और कागजात कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलता है, इनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ये बिहार में माफिया नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नोएडा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि आज यूपी की पहचान बदल चुकी है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज हैं। सीएम ने मुफ्त इलाज के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने जेवर एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा भी की। एक रिपोर्ट। आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है और प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है।
सीएम योगी ने गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 50 में बने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन कर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के हर गरीब को प्रतिवर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं, जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अपने नोएडा दौरे के दौरान जेवर एयरपोर्ट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य को गति देने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी लोकेशन वाले एक्स अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने एसआईआर की खिलाफत में विदेशी सरजमी से किए गए तमाम पोस्ट्स को भी साझा किया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। देश भर में एसआईआर पर चल रही सियासी तकरार के बीच गुरुवार को बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर विदेशी सरजमी से भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बाकायदा एसआईआर की खिलाफत में विदेशी सरजमीन से किए गए तमाम पोस्ट्स को साझा किया। ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है, और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए एक्स की ओर हाल ही में रोल आउट हुए लोकेशन फीचर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थक खातों की लोकेशन भारत से बाहर पाए जाने का दावा करते हुए इसे देश के खिलाफ दुष्प्रचार का गंभीर तरीका बताया। ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। दरअसल हाल ही में जब एक्स ने लोकेशन का ये फीचर रोल आउट किया था, तभी से तमाम कांग्रेस नेताओं समेत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लोकेशन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक्स इन अकाउंट्स की ऑपरेटिव लोकेशन दुनिया में कई देशों में दिखा रहा था। सीएम योगी से मिलने के लिए कानपुर की एक मूक बधिर छोटी सी बच्ची खुशी गुप्ता ने 90 किलोमीटर की दूरी तय की। सीएम ने उसे आशीर्वाद देने के साथ पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद का आश्वासन भी दिया। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसे सच कर दिखाया है कानपुर की इस छोटी सी बच्ची ने। इस बच्ची ने ये भी साबित कर दिया है कि किसी मासूम दिल के सपने को पूरा करने के लिए कोई दूरी, कोई कमी और कोई बाधा रोक नहीं सकती।
दरअसल तस्वीरों में आप जिस बच्ची को सीएम योगी के साथ देख रहे हैं वो कानपुर की रहने वाली मूक बधिर खुशी है, जिसने सीएम से मिलकर सपनों को सच करते हुए 90 किलोमीटर की दूरी को अकेले पैदल चलकर पूरा किया। सीएम योगी से मिलने कानपुर से लखनऊ पहुंची मूक बधिर खुशी। 22 नवंबर को खुशी सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। जब इसकी जानकारी सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दिए। 26 नवंबर की सुबह खुशी सरकारी गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची। सीएम ने उसकी पढ़ाई, कान की मशीन और परिवार के लिए आवास की सुविधाओं के लिए आदेश दिए। सीएम योगी से मिलने के बाद खुशी ने इशारों में पुलिस बनने का जिक्र किया और सीएम के लिए उपहार के रूप में खुशी ने खुद से बनाई हुई पीएम मोदी और सीएम योगी की स्केच भेंट की। सीएम ने इस दौरान उसके परिवार वालों से बातचीत भी की। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं? अच्छा, मकान नहीं है आपके? नहीं, मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवास दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवास दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। विकास सर्टिफिकेट बनवाया है अभी। बाबा जी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सिलेंडर मेरे पास है पूरा। बदलने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत है। बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका। सीएम ने सिर पर हाथ रखकर खुशी को आशीर्वाद दिया। उसकी पढ़ाई के लिए कानपुर के मूक बधिर कॉलेज में प्रवेश की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया और उसके स्किल डेवलपमेंट में मदद के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कान के बेहतर इलाज और परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही उसका इलाज शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस की कई जगह पर छापेमारी की पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। गुड गुड। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
आप देख रहे हैं देश प्रदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जमात इस्लामी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से 5 जिलों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कई ठिकानों की तलाशी ली और साथ ही संदिग्धों से पूछताछ भी की। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। घाटी के घरों में कागजों को जांचती, छिपे आतंकी संगठनों के कनेक्शन को तलाशती पुलिस की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में बड़े स्तर पर अभियान चलाकर बैन आतंकी संगठन जमात इस्लामी से जुड़े होने के शक में कई लोगों के घरों ठिकानों की तलाशी ली और कई संदिग्धों से पूछताछ भी की। वहीं रियासी जिले से एक 19 वर्षीय युवक को ऑनलाइन आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में सुरक्षा अभियान के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की है। इन स्थानों में अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम और कुपवाड़ा के इलाके शामिल हैं। जमात इस्लामी से संबंधित व्यक्तियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों की फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स मदद देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी जिले से एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर ऑनलाइन आतंकी हमले की योजना बनाने का आरोप है। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद साजिद बताया जा रहा है, जो रियासी का रहने वाला है और वर्तमान में बटिंडी इलाके में रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में भी था। बताया जा रहा है कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में भी था। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसका उद्देश्य जमात इस्लामी जैसे बैन संगठनों को दोबारा सक्रिय होने से रोकना, आतंकी सपोर्ट नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान कर उन्हें खत्म करना है। और देश प्रदेश में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में Born before 1975? Don't miss this exclusive trial. Are you born before 1975? We are looking for 1,000 people across India to try these brand new German hearing aids. You can recharge these hearing aids just like your smartphone, and it gives you a battery life of 22 plus hours. And guess what? These are so small that they're nearly invisible when worn. Let me show you. These hearing aids connect to your smartphone so you can adjust your hearing aid settings, take phone calls, and also listen to music. So wait no more, book a trial now. अतिक्रमण से शहर की साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था में बाधा पहुंच रही थी।
ट्रैफिक व्यवस्था में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने नालों पर जाल, फुटपाथ पर निर्माण और सीढ़ियां बना रखी थी। इस अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने पुलिस के सहयोग से हटवाया। हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया अपरकोट जामा मस्जिद के आसपास, जहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करवाया गया। लोगों को चेतावनी दी गई, कई हजारों रुपए का हम लोगों ने चालान भी काटा। अब हम वहां पर हाई रेजोल्यूशन हाई स्पीड कैमरेज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में है ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना लग सके। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने ये भी शुरुआत की है कि जहां से भी अतिक्रमण हटाएंगे लोकल थाने को उसकी सूचना देंगे, उनसे साइन कराएंगे ताकि दोबारा से अतिक्रमण वहां पे किसी भी अवस्था में वापस से पुनर्स्थापित ना हो सके। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इंटरसेप्टर इंटेलिजेंस कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। भविष्य में अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा गया है। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें चोरी के फोन से नए फोन बनाए जा रहे थे। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली का करोल बाग दिल्ली के कुछ पुराने बाजारों में से एक है, लेकिन जब पुराने बाजार में पुराने फोन का अवैध कामों में प्रयोग किया गया तो पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद दिल्ली की साइबर पुलिस ने राजधानी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। करोल बाग में एक अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भाटाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 दिनों से करोल बाग इलाके में गैर कानूनी मोबाइल गतिविधियों की खुफिया निगरानी चल रही थी। सूचना मिली कि एक कमर्शियल बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर चोरी के फोन से नए फोन तैयार किए जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए उनके IMEI बदले जा रहे हैं। करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। 1826 मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस ने बरामद किए। तैयार एंड्रॉइड फोन, कीपैड मॉडल और हजारों स्पेयर पार्ट्स मिले। IMEI बदलने वाले सॉफ्टवेयर, लेबल और स्कैनर भी बरामद हुए। IMEI में छेड़छाड़ के कारण ऐसे फोन डिजिटल ट्रैकिंग से बच जाते थे। फर्जी IMEI वाले ये उपकरण अक्सर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होते थे। अशोक, रामनारायण, धर्मेंद्र, दीपांशु, दीपक, ये 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। नए मोबाइल बॉडी बनाने में पुराने मदरबोर्ड लगाकर बनाए जा रहे थे नकली फोन। मोबाइल की बॉडी चीन से आयात होती थी और चोरी के मदरबोर्ड कबाड़ से खरीदे जाते थे। फोन करोल बाग, गफ्फार मार्केट और NCR में बेचे जा रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पे रेड किया, तो रेड करने पे वहाँ से बहुत सारा बटन फोन्स मिला जो पैक्ड थे और बहुत सारा मोबाइल पार्ट्स मिला। तो वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे। अशोक कुमार जो ऑनर है, राम नारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु एंड दीपक। और जो स्मार्टफोन्स जो है, स्मार्टफोन्स में ऐसा अपना कोई लीगलिटी हमने देखा नहीं, फिर भी हमने इसको एनालाइज कर रहे हैं। उसकी IMEI चेंज करने का कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। छापेमारी के दौरान मिले लैपटॉप में IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर चल रहा था। कई नए बदले हुए IMEI वाले फोन भी बिक्री के लिए तैयार पाए गए। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने 14 नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इसमें कुछ नए चेहरों को जगह मिली है, तो वहीं 5 जिलों में पुराने चेहरों पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव का मुख्य कारण पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव है। पार्टी का यह निर्णय संगठन को और भी मजबूती देगा। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। पार्टी नेताओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया है। बीजेपी ने यूपी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। नए जिलाध्यक्षों में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों के नेता शामिल हैं। मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद, अलीगढ़ महानगर में नए जिलाध्यक्षों को कमान। हाथरस, अलीगढ़ जिला, एटा, जालौन, झांसी, हमीरपुर में हुआ बदलाव। फतेहपुर, बाराबंकी, जौनपुर, कौशाम्बी में भी नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। 6 पिछड़े, 1 अनुसूचित और 7 सामान्य वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान जल्द हो सकता है।
इन नई नियुक्तियों के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। पार्टी को उम्मीद है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के इस नए समीकरण से चुनाव मैदान में उसे फायदा मिलेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का इंतजार है, जो संगठनात्मक रणनीति को और स्पष्ट करेगा। देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।